कोलरोस नियम। कोलरोस नियम वास्तव में आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है और स्वतंत्र अभिगमन का यहाँ पर अर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का मतलब है कि यदि किसी विद्युत अपघटे को घोला जाता है तो सर्वप्रथम यह आयनों में वियोजित हो जाता है, आयन प्राप्त होते हैं। फिर हम उसके अंदर यदि विलायक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो आयनों के मध्य दूरी भी बढ़ती जाती है। अगर हम विलयन को अनंत तनु कर देते हैं तो उस समय जो आयन है वो किसी दूसरे आयन के संपर्क में नहीं रहता, अर्थात आयनों, धनायनों और ऋणायनों के मध्य किसी प्रकार की जो अंतःक्रिया हो रही थी वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्राप्त आयन हमेशा मूल विद्युत अपघटे के साथ में क्या प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहा था उससे पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है और एक स्वतंत्र आयन के रूप में व्यवहार करता है। और यही प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कि यह आयन किस विद्युत अपघटे से आया है उसकी प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप से ये अपनी स्वतंत्र प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब ये आयन जैसे H+ है, ये आयन चाहे एसिटिक अम्ल से आया है तो भी H+ आयन की प्रकृति वही रहेगी, HCl से आया है तो भी उस H+ आयन की प्रकृति वही रहेगी, क्योंकि इस H+ आयन का स्वतंत्र अभिगमन या स्वतंत्र रूप से ये अपनी प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत अपघटे के साथ में इसका कोई संबंध नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में अनंत तनु विलयन में उपस्थित आयन स्वतंत्र अभिगमन करते हैं। इन आयनों का विद्युत अपघटे से कोई संबंध नहीं होता है और इसलिए इन स्वतंत्र आयनों को अनंत तनु विलयन की इस मात्रा में से लेकर के हम किसी भी विद्युत दूसरे आयन के साथ जोड़ करके हम किसी भी अज्ञात विद्युत अपघटे की चालकता का निर्धारण कर सकते हैं, तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, अनंत तनु विलयन में आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं, इसलिए किसी भी आयन को लेकर के यदि दूसरे आयन के साथ जोड़कर हम किसी भी अज्ञात विद्युत अपघटे की तुल्यांक या मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं और इसी का उपयोग करके कोलरोस द्वारा ये नियम प्रदर्शित किया गया है। और ये नियम दर्शाता है कि यदि कोई भी विद्युत अपघटे दिया गया है तो उसकी चालकता जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट ले लीजिए या लैम्डा मोलर ले लीजिए, मैं भी सामान्य रूप से दोनों के लिए एक ही सूत्र प्रदर्शित कर रहा हूं। तो अनंत तनु विलयन के लिए मैं इन्फिनाइट लेता हूं या आप नोट लगा के भी लिख सकते हैं। अनंत तनु विलयन की ये चालकता है, मोलर चालकता हो सकती है, तुल्यांक चालकता भी हो सकती है। तो मोलर या तुल्यांक चालकता वास्तव में किसके बराबर होगी? इसके अंदर विद्युत अपघटे में जितने आयन हैं उनमें धनायनों की अनंत तनुता पर चालकता और ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं का यदि योग कर दिया जाए, ये धनायन चाहे किसी भी विद्युत अपघटे से आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आयन धनायन किसी भी विद्युत अपघटे से आया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों के संयोजन से जिस विद्युत अपघटे की चालकता हम ज्ञात कर रहे हैं उसका रस समीकरण मितीय या स्टोक्योमेट्रिक फॉर्मूला बन जाना चाहिए या स्टोक्यो रस समीकरण मितीय सूत्र बन जाना चाहिए और फिर उसके बाद में हम चालकता निर्धारित करते हैं। तो यही प्रक्रिया कोलरोस नियम कहलाती है। तो अनंत तनु विलयनों में किसी भी विद्युत अपघटे की चालकता स्वतंत्र रूप से उस विद्युत अपघटे द्वारा उत्पन्न किए गए धनायनों की अनंत तनुता पर चालकता तथा उस विद्युत अपघटे से उत्पन्न किए गए ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो सिंपल सा कहें, विद्युत अनंत तनु विलयन में विद्युत अपघटे की चालकता उससे उत्पन्न किए गए धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसकी प्रक्रिया ऐसे रहेगी। पहली शर्त है अनंत तनु विलयन होना चाहिए, इन्फिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन आना चाहिए। उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघटय की चालकता, जिसको कि हम लैम्डा इन्फिनाइट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, कैसे ज्ञात की जाती है? अवयवी आयनों
आयनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो सिंपल प्रक्रिया हो जाएगी। क्या है, पहली शर्त है विलयन अनंत तनु होगा तभी आयनों का स्वतंत्र अभिगमन होगा या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन होगा जो कि विद्युत अपघटे से स्वतंत्र होंगे। तो अनंत तनु विलयन में किसी भी विद्युत अपघटे की चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है और इसी को हमने सूत्र के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया है और इसे ही कोलरोस नियम कहते हैं। अब कोलरोस नियम की सहायता से यदि मैं तुल्यांक चालकता ज्ञात करना चाहता हूं या मोलर चालकता ज्ञात करना चाहता हूं तो हम यहां पर दो सूत्र काम में लेते हैं। अगर कोलरोस नियम के अनुसार मैं तुल्यांक चालकता ज्ञात करना चाहता तो तुल्यांक चालकता कैसे ज्ञात की जाती है, तो कोलरोस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगी 1/z प्लस अनंत तनुता पर धनायन की चालकता प्लस 1/z माइनस इंटू अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता के गुणनफल से। तो यहाँ पर दिया गया अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटे की तुल्यांक चालकता बराबर है 1/ धनायन पर आवेश गुणा अनंत तनुता पर धनायन की चालकता प्लस 1/ ऋणायन पर आवेश और यहाँ पर है अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। तो अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता में उसके आवेश का भाग, धनायन की अनंत तनुता पर चालकता में उसके आवेश का भाग देकर के हम तुल्यांक चालकताएं ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें लैम्डा इक्विवेलेंट है, ये तो हो जाएगा अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता कौन सी है, तुल्यांक चालकता। तो अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता इससे प्रदर्शित की गई है। जहां पर दिया गया Z प्लस और Z माइनस क्या है, यह आवेश है, ये जरूर ध्यान रखना, आयन नहीं है, आवेश की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक आयन पर जितना आवेश है वही आवेश यहाँ पर काम में लिया जाएगा। तो एक आयन पर उपस्थित आवेश को, धनायन पर आवेश को Z प्लस से, ऋणायन पर आवेश को Z माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यदि मैं उदाहरण के रूप में लूँ, अगर मैं Cl माइनस लिखता हूँ तो Z माइनस का मान कितना होगा, इकाई। ऐसे यदि मैं Na प्लस लिखता हूँ तो Z प्लस का मान कितना होगा, इकाई। इसी तरीके से यदि मैं Ba2 प्लस लिखता हूँ तो इसके लिए Z प्लस का मान, अब यहाँ आवेश कितना आ रहा है, 2 है, तो Z प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चिन्ह प्रदर्शित नहीं करना है, केवल आवेश की संख्या लिखनी है। इसी तरीके से यदि मैं सल्फेट आयन की बात करता हूँ तो यहाँ पर Z माइनस आवेश कितना हो जाएगा, 2, बिना चिन्ह के साथ इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर Z माइनस और Z प्लस क्या है, आवेश की संख्या है जो एक आयन पर उपस्थित होती है। पूरे आयनों पर नहीं लेना है आपको, विद्युत अपघटे के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। स्वतंत्र आयन है, स्वतंत्र आयन पर आवेश कितना है, उसी आवेश को Z प्लस और Z माइनस के रूप में लिखा जाता है। अब यदि मैं यहाँ पर NaCl के लिए प्रदर्शित करता हूँ तो NaCl की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता बराबर हो जाएगी, यहाँ पर Z प्लस और Z माइनस कितना है, 1-1 है, तो ये हट जाएगा और पीछे बचेगा Na धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और Cl ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर, क्योंकि Z का मान दोनों में 1 है। इसी तरीके से यदि मैं लेता हूँ बेरियम क्लोराइड की तुल्यांक चालकता, तो BaCl2 की यदि मैं यहाँ पर तुल्यांक चालकता दर्शाऊँ तो कैसे लिया जाएगा, यहाँ पर Ba दे रखा है, Cl भी दे रखा है, तो पहला आयन इसमें बनता है Ba2 प्लस, इसका आयनीकरण भी आप ध्यान रखें, BaCl2 जब आयनीकृत होता है तो जलीय विलयन में एक Ba2 प्लस आयन बनाएगा जबकि 2 Cl माइनस आयन बनाता है।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको Z प्लस जो दिया गया उसका मान 2 आ जाएगा और Z माइनस Cl के लिए कितना आएगा 1, वैसे ऊपर लिख रखा है, लेकिन आयनन आपको पता होना चाहिए, मोलर चालकता के अंदर भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे 2 आयन प्राप्त हुए, पहला बेरियम और इसके लिए आवेश का मान है 2। तो बेरियम धनायन की अनंत तनुता पर चालकता जो भी है उसका आधा करेंगे और Cl माइनस जो दिया गया है इसकी अनंत तनुता पर जो चालकता है इसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि Z 1 है तो यहाँ से हट जाएगा। तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सूत्र था। मैं बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। बेरियम आयन के लिए आवेश कितना है 2 है। ऐसे यहाँ पर Cl के लिए ले रहे हैं तो Z आवेश कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। तो इस तरीके से ये सूत्र आ जाएगा और ये दोनों ही तुल्यांक चालकता को दर्शाते हैं। एक तीसरा सूत्र मैं और ले रहा हूँ जिसमें मैं तुल्यांक चालकता ले रहा हूँ अनंत तनुता पर एल्यूमिनियम सल्फेट की Al2SO4 होल थ्राइस की चालकता की बात करें तो ये चालकता मैंने यहाँ प्रदर्शित की। अब यहाँ पर इसका आयनीकरण भी आपको ध्यान रखना है। तो आयनीकरण कैसे करेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस ये इसका आणविक सूत्र है। इसका आयनीकरण किया जाए तो इसमें से 2 एल्यूमिनियम आयन जिस पर आवेश कितना है, इस पर 2 Al3 प्लस आवेश है, इस रूप में लिखा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सल्फेट आयन है SO4, संख्या कितनी है 3, तो 3 SO4 हो जाएंगे, लेकिन इस पर आवेश अगर ज्ञात करें तो इसके नीचे लिखी संख्या इसके आवेश के बराबर होगी तो सल्फेट हो जाए। तो यहाँ पर नीचे Al के नीचे 2 लिखा है तो ये इसकी संख्या को दर्शाएगा और इस पर आवेश SO4 की संख्या के बराबर होगा तो ये 3+ हो जाएगा। ठीक है, या तो आप याद रखें या इस तरीके से ज्ञात करें। तो 2 एल्यूमिनियम 3+ आयन उत्पन्न करता है और 3 SO4 2- आयन उत्पन्न करता है कौन, एल्यूमिनियम सल्फेट। आयनिक यौगिकों के नामकरण आपने पढ़ रखे होंगे उसी आधार पर, और आयनन की प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी, उसी आधार पर इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं तुल्यांक चालकता लिखूं तो एल्यूमिनियम के लिए Z+ का मान, तो Al3+ है तो Z+ का मान कितना होता है 3। दूसरा SO4 है, SO4 पर आवेश होता है 2 तो Z- का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो Z+ की जगह 3 लिखना है, Z- की जगह 2 लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम के लिए 1/3 एल्यूमिनियम 3+ आयन की अनंत तनुता पर चालकता प्लस SO4 के लिए हो जाएगा 1/2 और SO4 2- की अनंत तनुता पर चालकताओं को यदि जोड़ दिया जाए तो एल्यूमिनियम सल्फेट विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात हो जाती है। तो इस तरीके से कोलराउस नियम की सहायता से हम यहाँ पर तुल्यांक चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट बात करता हूँ मोलर चालकता की, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर मोलर चालकता, और ये मोलर चालकता हम अनंत तनु विलयनों के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता को दर्शाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ सूत्र प्रदर्शित करता हूँ, और सूत्र होता है मोलर चालकता अनंत तनुता पर यदि ली गई है तो ये प्रदर्शित की जाती है ν+ और λ+ इन्फिनाइट प्लस ν- इनटू λ- इन्फिनाइट। यहाँ पर λ+ और λ- इन्फिनाइट जो दिया गया है ये अनंत तनुता पर आयनों की चालकताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तथा साथ में दिया गया ν+ व ν- जो है ये आयनों की संख्या को दर्शाता है। वापिस ध्यान देना, आयनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। पहले Z हमने लिया था वो आवेश की संख्या को दर्शाता था, अब यहाँ पर ये आयनों की संख्या को दर्शाता है। अर्थात एक रस समीकरण मितीय आयनिक यौगिक जो दिया गया है या जो मूलानुपाती सूत्र दिया गया है, उस मूलानुपाती आयनिक यौगिक के सूत्र में से एक मोल से कितने धनायन और कितने ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं उनकी संख्या को यहाँ पर ν+ या ν- के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर हम ये सूत्र काम में लेकर के
अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकताएं ज्ञात करते हैं। अब यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहीं पे प्रदर्शित कर देते हैं, NaCl के लिए जिसके आयनीकरण से एक Na+ और एक Cl- बनता है, तो ν+ और ν- दोनों का मान कितना होगा, इकाई, क्योंकि एक एक आयन उत्पन्न हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं लेता हूँ BaCl2, इसका आयनीकरण होने से एक Ba2+ धनायन और 2 Cl- ऋणायन बनते हैं, तो ν+ अर्थात बेरियम आयनों की संख्या, धनायनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ही बेरियम उत्पन्न हो रहा है। क्लोराइड आयनों की संख्या ν- की जगह लिखेंगे, तो एक बेरियम क्लोराइड से कितने क्लोराइड आयन उत्पन्न हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पर ν- का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, Al2SO4 की वोल्थ्राइज की बात की जाए, इसका आयनीकरण किया जाए तो इसमें 2 Al3+ आयन उत्पन्न होते हैं और 3 SO4 2- आयन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर इस एक मूलानुपाती आयनिक यौगिक के सूत्र से कितने एल्यूमिनियम उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस रविश्रस समीकरण मितीय उदासीन सूत्र से ν+ अर्थात एल्यूमिनियम आयन उत्पन्न हो रहे हैं 2 और ν- अर्थात सल्फेट आयन कितने उत्पन्न हो रहे हैं, 3। तो यहाँ पर हम ν+ और ν- की संख्या ज्ञात करने के बाद हम इस प्रोसेस के अंदर मान रख करके किसी भी विद्युत अपघटय की मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ तीनों एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ मूलर चालकता किसकी, NaCl की, और NaCl की मूलर चालकता सोडियम धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और Cl- की अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर, क्योंकि ν+ और ν- कितना है, 1, गुणा के एक एक से करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड, यदि मैं बात करता हूँ मोलर अनंत तनुता पर चालकता किसकी, BaCl2 की, तो क्या स्थिति बनेगी, लैम्डा Ba2+ अनंत, क्योंकि बेरियम आयन एक है, एक को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया है, तो सीधी आयनिक चालकता अनंत तनुता पर प्रदर्शित कर देंगे। दूसरे में Cl है, Clओं की संख्या कितनी है, यहाँ से ही पता चल जाएगा, 2 है, तो हम Cl- की अनंत तनुता पर चालकता को दुगना करके फिर जोड़ेंगे, तब जाके मोलर चालकता प्राप्त होगी। और लास्ट में यदि मैं प्रदर्शित करता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस की अनंत तनुता पर चालकता, तो इस एक सूत्र से 2 एल्यूमिनियम, तो 2 Al3+ अनंत तनु विलयन के लिए एल्यूमिनियम की आयनिक चालकता, और सल्फेट आयन कितने आ रहे हैं, इस एक यौगिक से सल्फेट 3 प्राप्त हो रहे हैं, तो 3 × SO4 2- की अनंत तनुता पर चालकता का योग कर दीजिए, एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम विद्युत अपघटय विलयनों के लिए कोलराउस नियम की सहायता से अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की तुल्यांक और मोलर चालकताएं ज्ञात करते हैं, और उन्हीं चालकताओं के उपयोग द्वारा हम दुर्बल या प्रबल दोनों विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर और तुल्यांक चालकताओं का निर्धारण करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना, कोलराउस नियम दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता तथा किसी भी प्रबल विद्युत अपघटय है तो उसकी भी अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांक चालकता का निर्धारण करने में सक्षम है। अर्थात दुर्बल और दुर्बल व प्रबल दोनों विद्युत अपघटयों की चालकताओं का निर्धारण कोलराउस नियम से किया जा सकता है। इसके अलावा आपने DHO समीकरण पढ़ी है, डीबाई-हकल-ओहनसागर समीकरण, उस समीकरण की सहायता से केवल हम प्रबल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात करते हैं, जबकि यहाँ पर कोलराउस नियम से दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार की विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का निर्धारण कर सकते हैं। और यह नियम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन पर आधारित है, अर्थात आयन किस विद्युत अपघटय से आया है उससे कोई मतलब नहीं है। सामान्य रूप से उस आयन को हम यहाँ पर उसकी चालकता को रख करके किसी भी विद्युत अपघटय का निर्माण करते हुए उसकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि यदि मोलर और तुल्यांक चालकता में संबंध लिया जाए, तुल्यांक मोलर चालकता व तुल्यांक चालकता अनंत तनुता पर है,
उसमें संबंध क्या होता है। और संबंध को प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी तरीका हम काम में लेंगे। यहाँ पर यदि मैं लेता हूँ मूलर चालकता अनंत अनुता पर और तुल्यांक चालकता अनंत अनुता पर उसी विद्युत अपघटय की होनी चाहिए। एक ही विद्युत अपघटय की मूलर चालकता और उसी विद्युत अपघटय की अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता दी गई है, तो इसको हम गुणा किससे करेंगे, एक घटक x से कर देते हैं। और x वास्तव में क्या है, x धनायनों की संख्या है। कितने धनायन लेने, कुल, तो कुल धन आवेशों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कुल धनावेशों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया क्या ध्यान रखनी है आपको, अगर मुझे एक ही विद्युत अपघटय की मूलर चालकता ज्ञात करनी हो और तुल्यांक चालकता दी गई हो, तो उस एक विद्युत अपघटय में कुल धनावेश कितने हैं उनको जोड़ करके यहाँ पर x की जगह रखें, तो गुणा करने पर ये मान प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि मैं लेता हूँ NaCl में यहाँ पर Na केवल एक आयन है और उस पर आवेश कितना है, लेना क्या है, आवेश, धनावेश लेना है। तो धनावेश NaCl में कितने हो जाएंगे, एक, तो x का मान कितना होगा, एक। इसी तरीके से अगर मैं बेरियम क्लोराइड का एक विद्युत अपघटय ले रहा हूं, तो बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघटय में एक बेरियम उत्पन्न हो रहा है जिस पर आवेश कितना है, 2 है, तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही मैं अगर इस AlSO4 की एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करता हूं, तो इसमें धनावेश कितने हैं, ये Al2SO4 का एक सूत्र कितने एल्यूमिनियम उत्पन्न कर रहा है, 2। एक एल्यूमिनियम पर कितना आवेश है, 3, तो 2 पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान कितना होगा, 6 होगा। और इसको हम यहाँ पर रख करके तुल्यांक चालकता को मोलर चालकता में बदल सकते हैं। अगर मैं NaCl के लिए लूँ, तो NaCl के लिए x का मान 1 है, तो मोलर और तुल्यांक चालकताएं दोनों समान होगी। लेकिन यदि मैं बेरियम क्लोराइड के लिए लूँ, तो x का मान कितना होगा, 2 होगा। आप अगर चाहें तो इस सूत्र को इस रूप में चेक करके देख लीजिए, ये संबंध आपको दिया गया है। इस संबंध में ये मोलर चालकता है, मोलर चालकता का मान यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं इसको तुल्यांक चालकता से ज्ञात करना चाहता हूँ, ये इसकी तुल्यांक चालकता है, इसमें x का मान कितना है, 2 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ तो क्या होगा, इस तुल्यांक चालकता का 2 से गुणा करने पर ये मान कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अर्थात बेरियम आयन की अनंत अनुता पर चालकता सिर्फ सिंगल लेनी है, क्योंकि ये बटा 2 है, ये हट जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यदि मैं इसकी मोलर चालकता लूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इस रूप में प्रदर्शित की जाएगी। दुगुना करें, बेरियम 1 और 2 हो जाएंगे Cl। अगर आप यहाँ चेक करें तो बेरियम 1 और Cl कितने हो गए, 2। ये इसकी मोलर चालकता को दर्शाता है। ऐसे यदि मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए x कितना है, 6, तो x 6 को यहाँ से प्रदर्शित करें, मैं इसको 6 से गुणा करूँ तो ये मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा। 6 से गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 6 कितना होगा, 2। तो एल्यूमिनियम के 2 आयन इसमें उपस्थित हैं, 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 को मैं 6 से गुणा करूँ तो सल्फेट आयन कितने होंगे, 3। तो यहाँ पर आप इस प्रक्रिया को ऐसे देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता में एल्यूमिनियम का आयनों के अनंत अनुता पर चालकता का दुगुना और सल्फेट की अनंत अनुता पर चालकता का 3 गुना करने पर मोलर चालकता प्राप्त होती है। अतः हम प्रत्यक्ष रूप से यदि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध लेना चाहें तो यहाँ पर x अर्थात कुल धनायनों की संख्या उस एक सूत्र में कितनी है उसका तुल्यांक चालकता के साथ गुणा करके मोलर चालकता में परिवर्तित कर सकते हैं। या तुल्यांक चालकता ज्ञात करनी है तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता में x अर्थात उस विद्युत अपघटय के कुल धनायनों की संख्या का भाग देकर भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोलराउस नियम और कोलराउस नियम से हम तुल्यांक और मोलर चालकताएं कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कोलराउस नियम के अनुप्रयोगों को लेंगे। थैंक यू सो मच।